तो पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि है कि मीटिंग जब शुरू हुई तो जिला प्रमुख हो या ब्लॉक प्रमुख हो, उन सब ने एक स्वर से उद्धव ठाकरे को वास्तविकता का एक आईना दिखा दिया, दर्पण दिखा दिया। उन्होंने कहा कि साहब, लोकसभा में जो जीत मिली थी वो विधानसभा में खत्म हो गई, और विधानसभा वाइज अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। अब विधानसभा में बीजेपी महायुति की सरकार है, जिसमें शिवसेना शिंदे और अजित पवार उनके अलाए हैं, और मजबूत स्थिति में है, पावर में है, मनी पावर भी है, मसल पावर भी है, सब कुछ उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कोई ना कोई फैसला लीजिए। उस पर संजय राउत वगैरह ने कुछ अपनी टिप्पणी दी होगी या अपनी राय रखी होगी। खबर है कि संजय राउत को मीटिंग से ही उठा करके उसको किसी कमरे में या बाथरूम में बंद कर दिया, और तब तक बंद रखा जब तक कि मीटिंग खत्म नहीं हो गई। ये हालत हो गई है शिवसेना उद्धव की, उद्धव और आदित्य ठाकरे की। अब आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की भी इसमें सहमति हो सकती है, हो सकती है। और ये सहमति क्यों बनी हुई होगी? इसलिए बनी होगी क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ये तो एक ट्रेलर था। संजय राउत जो बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही करीबी माने जाते हैं उद्धव जी के, उनको जब उठा करके उन्होंने कमरे में बंद कर दिया या बाथरूम में बंद कर दिया। आपको याद होगा कि एक जमाने में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उठा लिया मंच से, और उठा करके उनको एक बाथरूम में बंद कर दिया, और उधर सोनिया गांधी को अपने घर से ला करके नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी को ला करके अध्यक्ष बना दिया। इस तरह से अपमानित किया था कांग्रेस ने अपने ही अध्यक्ष को, सीताराम केसरी को। तो कुछ कुछ उसी प्रकार से यह घटना घटी है, इसकी सूचना आ रही है। लेकिन यह मामला सिर्फ संजय राउत को बंद करने का नहीं है। मामला यह है कि उद्धव के सामने कार्यकर्ताओं ने यह हिम्मत कर लिया। ये इस बात का संकेत है कि उद्धव की पकड़ अब पार्टी पर शून्य रह गई है, शून्य। और उद्धव और आदित्य अब दोनों हेल्पलेस हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमारी बहुत भद्द पिटने वाली है, और ये जो 10 सीटें हमें मुंबई से आई हैं, ये 10 सीटें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, और पूरी मेजॉरिटी में महायुति की सरकार दोबारा बन जाएगी मुंबई महानगर पालिका में, उन पर भी कब्जा हो जाएगा। तो जो एक सबसे धनी मुंबई महानगर पालिका है, एशिया की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन पर जो अभी तक शिवसेना का राज रहा है वो खत्म होने वाला है। मतलब जो पर्स है, जो पैसा है, वही छीनने वाला है। अब ये कुलबुलाहट है शिवसेना उद्धव में, घबराहट है, बेचैनी है। वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे हाथ से विधानसभा तो गया, लोकसभा भी गया, अब ये जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती थी वो भी छीनने वाली है, उस पर भी हमारा कब्जा खत्म होने वाला है। इसलिए शिवसेना उद्धव के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता ने बगावत कर दी है, और विधायक कह रहे हैं कि साहब जो भी फैसला करना है कर लीजिए, वरना हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। 12 विधायक ने पहले ही कह रखा है। तो टोकन स्वरूप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कहा कि ठीक है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस से नाता तोड़ते हैं, महाआघाड़ी से हट जाते हैं। महाआघाड़ी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि किस प्रकार से शरद पवार ने महाआघाड़ी की हवा निकाल दी है।
वो खुद अब अजित पवार की पार्टी के साथ मर्ज करना चाहते हैं और अजित पवार के रूट के सहारे भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंचना चाहते हैं। अगर वो करीब नहीं पहुंचेंगे तो कब कौन जेल चला जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए शरद पवार खुद को अजित पवार के बहाने भारतीय जनता पार्टी के करीब लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जेल जाने से भी बचना है बहुतों को, और जेल का डर किसको नहीं सताएगा। और अगर वो जल्दी निर्णय नहीं करते हैं तो भतीजा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के इस काम को अंजाम दे देगा। ईडी पहुंच गया, सीबीआई पहुंच गया, पता नहीं कौन सी एजेंसी पहुंच जाएगी किसके घर, फिर क्या करेंगे। इसलिए चाचा शरद पवार तो अपना हथियार डाल चुके हैं। तो शरद पवार ने तो पहले ही महाविकास अघाड़ी की पूरी हवा निकाल दी। कांग्रेस अब 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है। एक बचा हुआ था उद्धव ठाकरे, जो कांग्रेस के साथ अभी चल रहा था। उनके कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दिया कि अगर आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहेंगे तो हम पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव में। तो मजबूर कर दिया उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को कि जो मैं कह रहा हूं अब वो सुना जाएगा। मैं से मेरा तात्पर्य है शिवसेना के सामान्य कार्यकर्ता। शिवसेना के सामान्य कार्यकर्ता जो कभी मातोश्री में या बाला साहब ठाकरे के पास या अब तक उद्धव ठाकरे के पास गर्दन ऊंचा करके नहीं बोलते थे, अब उनकी हैसियत यह हो गई है कि उनके सबसे करीबी को उठा करके वो कमरे में बंद कर देते हैं या बाथरूम में बंद कर देते हैं। यह हालत हो गई है। तो सामान्य कार्यकर्ता ने कह दिया कि अब जो हम लोग कहेंगे वही बात चलेगी पार्टी के अंदर, जो आप कहेंगे वो पार्टी के अंदर नहीं चलेगी। और अगर आपको करना है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, आप जाइए कांग्रेस के साथ, जाइए शरद पवार के साथ। हम तो चले भारतीय जनता पार्टी के साथ, महायुति के साथ। हम सरकार में भी शामिल होंगे और उनके साथ मिलकर के अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। ये सामान्य कार्यकर्ताओं ने खुलेआम धमकी दे दी उद्धव ठाकरे को। तो सवाल है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। उनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम एकला चलने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि हम मुंबई महानगर पालिका चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, अपने अकेले लड़ेंगे। अरे दम पर नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप अलायंस में गए तो सीटें भी कम होंगी और हमारी स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के स्तर पर तो सारी सीटें अब महायुति के पास है। 36 में से 10 सिर्फ आपके पास है, बाकी तो उनके पास है। तो जाहिर है कि विधानसभा को अगर हम आधार मान लें तो बहुत मुश्किल है मुंबई की जीत। इसलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता ने बगावत कर दिया था। मैंने जितनी बातें कही थी अब तक कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को प्रकृति न्याय देगी, ये बेईमान दे ना दे, ये आपके वहां की सरकार दे ना दे, अदालत दे ना दे, जांच एजेंसी दे ना दे, लेकिन नैसर्गिक न्याय उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ होकर रहेगा, और वो हो रहा है। पहले शरद पवार ने धोखा दिया, कांग्रेस अभी आने ही वाली थी सावरकर के मुद्दे पर। कांग्रेस पहले हट चुकी है, शरद पवार पहले हट चुके हैं। अब पार्टी के अपने लोग एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। अब उस एक एक साथ को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना शर्त वो कहें, माई बाप फडणवीस जी मुझे बचा लीजिए। अब यही बात है, यही फर्क है फडणवीस और अन्ना मलाई में, कि फडणवीस ये जानते हुए कि कौन अपराधी है, किसने अपराध किया है, जघन्य अपराध हुआ है, फिर भी फडणवीस एक बतौर मुख्यमंत्री और बतौर गृह मंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अन्ना मलाई अपोजिशन में है, फिर भी वो खुद को ही कोड़े मार रहे हैं और तमिलनाडु की बेटियों को संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। और ये करके अन्ना मलाई आज पूरे प्रदेश का सिंपैथी खुद ले रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी छलांग लगा दी है तमिलनाडु की राजनीति में। अब उनके सामने कोई नेता दिख नहीं रहा है और फिर सनातन के नाम पर भ्रष्ट डीएमके को जिस प्रकार से पदच्युत करने के लिए उन्होंने चप्पल जूते नहीं पहनने की कसमें खाई हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे वायदे, सारा उनका कृतित्व एक इंजीनियर, एक एमबीए, एक आईपीएस अधिकारी के
अंदर चल रहे जुनून को दर्शाता है। मुझे नहीं मालूम कि ये भ्रष्ट राजनीति उनके इस जुनून को कब तक जिंदा रखती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि काश अन्नामलाई की आत्मा देवेंद्र फडणवीस में कुछ पल के लिए चले आए, फिर वो चले जाए कोई बात नहीं। कुछ पल के लिए अन्नामलाई की आत्मा देवेंद्र फडणवीस में प्रवेश कर जाए और देवेंद्र फडणवीस कहे कि नहीं, मैं अपने प्रदेश की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैं न्याय देकर रहूंगा। प्रदेश तो उनका खैर कर्नाटक था उस बेटी का, और जो एक्टर थे उनका बिहार था, लेकिन कर्मभूमि उन्हीं का प्रदेश था, महाराष्ट्र, मुंबई। तो कर्मभूमि वाले को देवेंद्र फडणवीस जी न्याय देंगे अगर एक पल के लिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया, या अन्नामलाई का जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, अगर वो उनको प्रभावित कर गया, तो कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि काश अन्नामलाई की आत्मा, काश अन्नामलाई कोई महाराष्ट्र में कोई अन्नामलाई हो जाता। इसी तीनों में से कोई संभावना नहीं है। अजित पवार से तो अपेक्षा नहीं है, एकनाथ शिंदे से थोड़ी बहुत अपेक्षा है, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों चाहें भी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर फडणवीस बैठे हैं। इसलिए अन्नामलाई की अगर अपेक्षा किसी से करनी है तो देवेंद्र फडणवीस से ही करनी पड़ेगी। और अगर देवेंद्र फडणवीस में अन्नामलाई की आत्मी 5 मिनट के लिए भी आ जाए तो क्या पता ये फैसला हो जाएगा। उद्धव की बगावत, उद्धव की तबाही का हर दिन नया स्क्रिप्ट लिख रहा है। उद्धव के सामने अब कोई चारा नहीं है, वो भी साष्टांग है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस को कौन रोक रहा है? किस प्रकार की राजनीति? क्या नीतीश कुमार से घबराए हुए हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू से घबराए हुए हैं? नीतीश कुमार अभी भी कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हम इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। हालांकि ये सब कपोल कल्पना है, नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके बारे में मैं एक दूसरा शो कर रहा हूं, उसे आप देखिएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि काश अन्नामलाई, महाराष्ट्र को कोई अन्नामलाई मिल जाए तो सब कुछ न्याय में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार।